नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार की धरती से कांग्रेस की हुंकार। खड़गे बोले मोदी नीतीश की जोड़ी सत्ता की जनता की नहीं। खबर में आगे जिक्र होगा कि गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से कांग्रेस नाराज। 25 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का कर दिया गया है ऐलान, जिसके बाद भाजपा की उड़ चुकी है नींद। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के ऐलान से भाजपा के पैरों तले खिसकी जमीन। कहा इंडिया गठबंधन जारी रहेगा और 2027 का चुनाव हम साथ लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव ने। खबर में आगे जिक्र होगा कि वेणुगोपाल ने की कार्रवाई की मांग और ओवैसी ने भी बीजेपी नेता को घेरा। निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर बयान को लेकर जबरदस्त बवाल और चारों तरफ से घिरी भारतीय जनता पार्टी। और खबर में आगे जिक्र होगा पश्चिम बंगाल का। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर शांति की अपील। बीजेपी आरएसएस पर लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार और उसके बाद यूपी में अब सत्ता परिवर्तन तय है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बिहार की धरती से कांग्रेस की हुंकार। खड़गे बोले मोदी नीतीश की जोड़ी जनता की जोड़ी नहीं, सत्ता की जोड़ी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति को तेज कर दिया है और इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दिवसीय दौरे पर बक्सर पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नमन किया और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से जनता के सामने रखा। खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत बिहार की महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि ये वही भूमि है जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि वो जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली को लेकर इस पवित्र धरती पर आए हैं, जो उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि ये वही क्षेत्र है जहां संविधान सभा के प्रोटेम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म हुआ था। खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इनकी जोड़ी सिर्फ सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए बनी है, जनता और विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो गठबंधन बदलने में माहिर हैं, कभी इधर कभी उधर, इससे सिर्फ गरीब, पिछड़े और किसानों को नुकसान होता है। दोस्तों, क्या आप भी खड़गे की इस बात का समर्थन करते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार पाला बदलते हैं उससे किसानों और गरीबों का नुकसान होता है और केवल सत्ताधारियों का फायदा होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर इस बात को मानते हैं। तो रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की चार्जशीट से कांग्रेस नाराज। 25 अप्रैल से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का कर दिया गया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई से नाराज कांग्रेस 25 अप्रैल से केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। ये तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी दिन अदालत ईडी के आरोप पत्र पर गौर करेगी, जिसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी का नाम कथित नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में शामिल किया गया है। ये मामला कई वर्षों से चल रहा है। कांग्रेस का दावा है कि आरोप फर्जी हैं और केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार और देश की सबसे पुरानी पार्टी को बदनाम करने तथा अर्थव्यवस्था को संभालने और सामाजिक न्याय प्रदान करने में अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी एजेएल के स्वामित्व वाली संपत्तियों को जब्त करके पार्टी को हाल ही में निशाना बनाना और मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नामजद करने वाली ईडी की चार्जशीट 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की प्रतिक्रिया में की गई, जिसमें कई मामलों में नीतिगत विफलता को लेकर केंद्र की आलोचना की गई और राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनावों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया गठबंधन जारी रहेगा, 2027 का चुनाव साथ लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव के बड़े ऐलान से विपक्षियों में हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सुगबुगाहट कम देखने को मिल रही थी। दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान देखने को मिली थी। हालांकि रविवार को एक प्रेस वार्ता में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव में इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि 2027 का चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ हम लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अलायंस मिलकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी की सरकार बनाएंगे।
जहां सबको न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी वक्फ कानून लाकर जमीन हड़पने की तैयारी कर रही है। जहां भी जमीन दिखती है बीजेपी कब्जा कर लेती है। ये पार्टी भू माफिया बन गई है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से मोदी सरकार ने लोगों से उनके पैसे छीन लिए और साथ ही आरक्षण के अधिकारों को घटाया गया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी सरकार द्वारा प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 की आलोचना करते हुए कहा कि आयोजन के दौरान प्रबंधन अच्छे से नहीं हुआ, जिसकी जांच होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट पर बयान को लेकर बवाल, ओवैसी वेणुगोपाल ने की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, बीते कुछ वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें कुछ ऐसे फैसले भी रहे हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं थे और अब सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठ रहा है। बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को लेकर बवाल मच गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि आप लोग ट्यूबलाइट हैं, इस तरह से कोर्ट को धमका रहे हैं। क्या आपको पता है कि संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है? इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। वो तुमसे ज़्यादा दूरदर्शी थे। बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी देकर डरा रही है। उन्होंने पीएम मोदी को चताते हुए कहा कि आप लोग सत्ता में हैं और आप इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि आप कोर्ट को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो देश कमज़ोर हो जाएगा। ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा और आप कल सत्ता में नहीं रहेंगे। दरअसल निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा है कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय पर देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी सांसद के इस बयान को कोर्ट की अवमानना बताया है। उन्होंने कहा है कि ये साफ तौर पर संविधान के उल्लंघन का मामला है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद के एक सदस्य द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया है। ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। स्पीकर और कोर्ट को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले कमेंट में आप हमें बताइए कि आप भाजपा बनाम सुप्रीम कोर्ट में किसके साथ खड़े हैं। अगर खुलकर सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना आगे मत बढ़िएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर शांति की अपील की है। बीजेपी RSS पर बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा भड़कने के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक सार्वजनिक अपील जारी कर नागरिकों से शांति और एकता बनाए रखने का आग्रह किया। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा में एक पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित उसके सहयोगियों पर राजनीतिक लाभ के लिए अशांति भड़काने हेतु इस घटना का फायदा उठाने का आरोप लगाया। एक खुले पत्र में बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुछ समूह दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी अचानक पश्चिम बंगाल में बहुत आक्रामक हो गए हैं और इन सहयोगियों में RSS भी शामिल है। ये ताकतें उकसावे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रही हैं। वो विभाजनकारी राजनीति खेलने के लिए पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिक सद्भाव और एकजुटता के महत्व पर जोर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या पीएम मोदी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से जुड़ी भारत की चिंताओं से वेंस को अवगत कराएंगे? कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के बीच वार्ता से पहले कांग्रेस ने रविवार को सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री उन्हें भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने के तरीके और विश्व व्यापार संगठन में निहित बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली की पूरी तरह से खात्मे को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराएंगे। विपक्षी दल ने यह भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के हटने को लेकर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत कराएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या एक होंगे दो बिछड़े भाई? संजय राउत ने दिया हिंट, बोले रिश्ता नहीं टूटा है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच दिख रही नजदीकियों के बाद गठबंधन की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस बीच शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत गठबंधन की बात से इनकार कर दिया है, लेकिन
भविष्य में गठबंधन नहीं होगा, इस पर कुछ नहीं कहा। संजय राउत के इस बयान से गठबंधन का संकेत साफ मिल रहा है। बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि दोनों भाइयों के बीच रिश्ता नहीं टूटा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कोई भी निर्णय लेने से पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे खुद मिलकर स्थिति का आकलन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, हमने उद्धव जी की बात मान ली है कि अगर महाराष्ट्र के लिए हमें साथ आने की ज़रूरत पड़ी तो हम साथ आएंगे। नगर निगम चुनाव के निकट होते ही इस संभावित गठबंधन की चर्चा और भी गर्म हो गई है। राउत ने यह भी बताया कि भावनात्मक बातचीत के दौरे में दोनों पक्षों के बीच पुरानी यादें और रिश्ते की गहराई को ध्यान में रखा जा रहा है। इस चर्चा के साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया है कि शिवसेना को तोड़ने वाले तत्वों से उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की संभावना को देखते हुए आने वाले समय में उद्धव और राज ठाकरे द्वारा कुछ बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ कि बिहार से आ रही है। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए में जबरदस्त घमासान चल रहा है और अमित शाह की अगली यात्रा में इसकी गुत्थी सुलझ सकती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन बिहार में सीटों के तालमेल और नेतृत्व के मुद्दे पर मंथन कर रहा है, लेकिन भाजपा और जेडीयू की अगुवाई वाले एनडीए खेमे में भी सीटों और नेतृत्व को लेकर कम घमासान नहीं है। सभी दल अपने लिए ज़्यादा सीटों की दावेदारी कर रहे हैं और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने किसी से विचार विमर्श से पहले ही एक सीट पर अपने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर भाजपा नेतृत्व को परेशान कर दिया है। ऐसे में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सभी घटक दलों को संतुष्ट करते हुए सीटों पर तालमेल बिठाना अमित शाह के लिए काफ़ी पेचीदा साबित होने वाला है। भाजपा सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों में होने वाली अपनी बिहार यात्रा में राज्य को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय है और इस दौरे में वह एनडीए के सहयोगी दलों से बैठक कर सीटों पर तालमेल को लेकर बातचीत कर सकते हैं। गृह मंत्री ने अपनी पिछली यात्रा के दौरान भी पटना में सहयोगी दलों के नेताओं से बातचीत की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुरजेवाला का बड़ा बयान, बोले धनखड़ से है असहमत, अधिकारों की रक्षा करने वाली परमाणु मिसाइल है न्यायिक स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने न्यायपालिका को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा की गई टिप्पणी से शुक्रवार को असहमति जताई और कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता सत्ता में बैठे लोगों के मनमाने कार्यों और निर्णयों के खिलाफ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वास्तव में एक परमाणु मिसाइल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लोकतंत्र में कोई संवैधानिक पद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने बृहस्पतिवार को न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने और सुपर संसद के रूप में कार्य करने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि उच्चतम न्यायालय लोकतंत्र ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता। उन्होंने उच्चतम न्यायालय को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 142 को न्यायपालिका को 24 घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल करार दिया। सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैं माननीय उपराष्ट्रपति का उनकी बुद्धिमत्ता और वाकपटुता दोनों के लिए बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनके शब्दों से ससम्मान असहमत हूं। उन्होंने कहा कि राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक बंधन लगाने वाला उच्चतम न्यायालय का निर्णय सामयिक, सटीक, साहसी और इस धारणा को दुरुस्त करता है कि उच्च पदों पर रहने वाले लोग अपनी शक्तियों के उपयोग में किसी भी बंधन या नियंत्रण और संतुलन लगाने से ऊपर हैं। दोस्तों, राज्यसभा सदस्य ने कहा कि हमारे लोकतंत्र में भारत का संविधान ही सर्वोच्च है और कोई भी कार्यालय, चाहे वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राज्यपाल का हो, इतना ऊंचा नहीं है कि वो संवैधानिक औचित्य के दायरे से ऊपर हो जाए। तो दोस्तों, क्या आप भी इस बात का खुलकर समर्थन करते हैं और आप भी सुप्रीम कोर्ट का खुलकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए कि सही किया कि गलत किया और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत अमेरिका रिश्तों पर सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए सवाल, कहा मोदी सरकार से कोई उम्मीद मत करिए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि अमेरिका ने 327 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का वीजा रद्द किया, जिसमें से आधे से ज़्यादा भारतीय हैं। 30 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने करीब 10,000 भारतीय छात्रों को ऑफर लेटर देने के बाद एडमिशन कैंसिल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे यहाँ के 5 राज्यों से छात्रों पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एक भी भारतीय शामिल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। सुप्रिया ने कहा कि दोस्त बुला बुलाकर अमेरिका हम पर टैरिफ ठोके जा रहा है, कौन सा डंका बज रहा है भाई, सरकार से कोई अपेक्षा मत कीजिए। उन्होंने कहा कि हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार सब तो किया था लेकिन कुछ काम नहीं आया। भक्तों को अब कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जैसे ट्रंप की जीत के लिए यज्ञ किया था, अब एक अमेरिका में हमारे छात्रों के लिए भी यज्ञ कीजिए।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज ठाकरे ने कहा मतभेद छोटी, महाराष्ट्र बड़ी बात। उद्धव ठाकरे बोले मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं, 19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं राज और उद्धव। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर एक साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने शनिवार को इस बात का संकेत दिया। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं, लेकिन ये सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज़ है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। राज ठाकरे ने अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर के यूट्यूब चैनल पर ये बातें कही। महेश मांजरेकर ने राज से उद्धव के साथ गठबंधन पर सवाल किया था और इस पर राज ठाकरे ने कहा कि किसी बड़े मकसद के आगे हमारे बीच की लड़ाइयाँ छोटी हैं। इधर उद्धव का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कभी कोई झगड़ा नहीं था। राज ने शिवसेना में उद्धव को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद 27 नवंबर 2005 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी और तब दोनों के बीच रिश्ते अच्छे तब से नहीं हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडु दिल्ली के सामने नहीं झुकेगा, सीएम स्टालिन ने मोदी सरकार को फिर दिखाई आंख, तो अमित शाह को कह दी ये बड़ी बात। जी दोस्तों, आपको बता दें कि स्टालिन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि नीट, 3 भाषा नीति, वक्फ कानून संशोधन और परिसीमन जैसे मुद्दों पर केवल उनकी पार्टी ही सक्रिय है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राज्यों के अधिकारों की मांग करना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तमिलनाडु केवल अपने हितों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहा है। स्टालिन ने स्पष्ट किया कि केवल अमित शाह ही नहीं बल्कि कोई भी शाह तमिलनाडु पर शासन नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु दिल्ली के नियंत्रण से बाहर है और इसके साथ ही उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपके द्वारा स्थापित सभी कानूनी बाधाओं को समाप्त कर देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जगदीप धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट पर न्यूक्लियर मिसाइल वाले बयान पर कपिल सिब्बल का 1975 वाला अटैक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि यह असंवैधानिक है और राज्यसभा के किसी सभापति को कभी भी इस तरह का राजनीतिक बयान देते नहीं देखा गया था। सिब्बल ने यह भी कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच समान दूरी बनाए रखते हैं और वो पार्टी प्रवक्ता नहीं हो सकते। कपिल सिब्बल का कहना था कि आप जो कुछ भी कहते हैं वो समान दूरी बनाए रखने वाली होनी चाहिए। आप किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कहता कि धनखड़ हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप में कोई भी अध्यक्ष किसी भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकता। अगर ऐसा लगता है तो आसन की गरिमा कम हो जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 24 अप्रैल को महागठबंधन की बड़ी बैठक से 4 दिन पहले बिहार में पहुंच रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए महागठबंधन की दूसरी बैठक आगामी 24 अप्रैल को पटना में होगी और इस बार ये मीटिंग कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रस्तावित है, जिसमें इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सदस्य बैठक में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लवरू और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम सहित वाम दलों के सभी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे बोले सोनिया और राहुल पर चार्जशीट और नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना बदले की भावना की कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की बैठक में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां जब्त करना, ये सब बदले की भावना से किया गया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजधानी दिल्ली के इंदिरा भवन में सभी महासचिवों, प्रभारियों और सभी फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और कांग्रेस नेता अजय माकन भी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी ने देखा कैसे बड़े षड्यंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में डाला गया। ये लोग किसी का भी नाम डाल दें, हम डरने वाले नहीं हैं। इसके 2 दिन पहले ही नेशनल हेराल्ड की दिल्ली, लखनऊ और मुंबई की संपत्तियों को अटैच कर दिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाषा के प्रति नफरत अनुचित, गुड गवर्नेंस वही जो संविधान के अनुसार चले। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने आजकल चल रहे भाषा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाषा के प्रति नफरत अनुचित है। भाषा मुखिया मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि पश्चिम के महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बीएसपी संगठन की गठन की तैयारी व मजबूती एवं पार्टी के जनाधार को बढ़ाने आदि पर दिल्ली में हुई बैठक में गहन समीक्षा और आगे पूरे तन मन धन से पार्टी के कार्यों को दिशा निर्देशानुसार बढ़ाने का संकल्प लिया गया।
उन्होंने आगे लिखा कि जनगणना व उसके आधार पर लोकसभा सीटों का पुनः आवंटन, नई शिक्षा नीति व भाषा थोपने आदि के चलते इन राज्यों व केंद्र के बीच राजनीतिक स्वार्थ के लिए विवाद से जन व देश हित का प्रभावित होना स्वाभाविक है। गुड गवर्नेंस वही है जो पूरे देश को संविधान के हिसाब के साथ लेके चले। दोस्तों, आपको भी अगर यही लगता है कि गुड गवर्नेंस संविधान के हिसाब से चलना है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार का झूठ सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और हिमाचल प्रदेश की तरह विशेष दर्जा की मांग की है। जम्मू कश्मीर मामले के प्रभारी व कांग्रेस के महासचिव सैयद नासिर हुसैन ने शुक्रवार को ये बात कही। बता दें कुछ हफ्ते पहले अपनी नियुक्ति के बाद वो पहली बार जम्मू की यात्रा पर पहुंचे थे। कांग्रेस नेता ने पूछा कि चुनाव हुए और लोगों ने एक मजबूत गठबंधन सरकार के लिए अपना जनादेश दिया और भाजपा को जम्मू कश्मीर की सेवा करने का जनादेश नहीं दिया गया। सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों के अनुसार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में देरी क्यों कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज मामले निराधार हैं। इसमें धन शोधन नहीं किया गया, ना ही पैसे का लेन देन हुआ है और ना ही वेतन लिया गया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वक्फ बिल बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रतिशोध की राजनीति है। विपक्ष संसद में सरकार पर दबाव बना रहा है।